वरी, ऊपर वाली चीज से कोई इश्यू नहीं होगा। पीछे वाली लाइट से आई थिंक अभी थोड़ा सा ज्यादा बेटर होगा। यस, नाउ इट इज मच बेटर। ठीक है एवरीवन, हाय एवरीवन। सो आज हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देखने वाले हैं, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट देखने के बाद आज मैं वापस आर्ग्यूमेंट तक की पूरी शीट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, अपने नोट्स का पीडीएफ एज वेल एज आई थिंक होमवर्क आप सबके पास आई है। तो काफी क्वेश्चंस आर्ग्यूमेंट होने के बाद हम कर सकते हैं। ओके, सो काफी क्वेश्चंस आर्ग्यूमेंट होने के बाद कर सकते हैं। तो आर्ग्यूमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। ठीक है, लंबी क्लास नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आज हम आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे और आर्ग्यूमेंट का इंपॉर्टेंस देखेंगे। ओके, गॉट इट। अच्छा, सबने सर्कल पढ़ रखा है? एवरीवन, सबने सर्कल पढ़ रखा है? ठीक है, आप लोगों ने सर्कल के किसी भी पॉइंट का पैरामेट्रिक फॉर्म याद है? पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता था? r cos थीटा कॉमा r sin थीटा। अच्छा, इसमें r क्या होता था? r होता था ओरिजिन से डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस जिसको आप रेडियस बोल रहे हैं। अब ऐसा समझो, पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस विच इज इक्वल टू मॉड्यूलस। हमने पिछले क्लास में देखा था ना कि मॉड्यूलस ओरिजिन से डिस्टेंस होती है, एंड थीटा इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन जो वो पॉइंट एक्स एक्सिस से बनाता था, एक्स एक्सिस से। तो सिमिलरली आर्ग्यूमेंट वुड बी द सेम थिंग, angle made by the line joining the complex number and origin with the positive direction of x-axis which is real axis is called argument of the complex number। आप सीधे सीधे ऐसा कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, जैसे अगर मान लो ये मेरा आर्गन प्लेन है, हम अपने यहाँ पे आर्गन प्लेन होते हैं, यहां पे कोई पॉइंट है, लेट्स से 3,5। So this is the line, this theta would be called, theta would be called argument. So today we are starting with the argument and this is the first thing we are studying today. This is the argument. Any idea कोई बता सकता है tan theta की वैल्यू क्या होगी? tan theta, ये जो था 3 + 5i था ना, this was 3 + 5i। tan थीटा सबको समझ में आ रहा है? क्या होगी? 5/3। tan थीटा वुड बी 5/3 y/x। वेरी गुड। अच्छा, tan थीटा वुड बी 5/3, तो उसका बिल्कुल सीधा सा, बहुत ही सीधा सा इंप्लीमेशन हो गया कि थीटा वुड बी tan इनवर्स 5/3। तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का? कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर का? 3 + 5i वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट होगा tan इनवर्स 5/3। गॉट इट? कितना सिंपल सा है। तो आर्ग्यूमेंट कोई भी नई चीज नहीं। अच्छा, मॉड्यूलस क्या होगा? मॉड्यूलस वुड बी दिस डिस्टेंस व्हिच वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 25। एम आई करेक्ट? 3 स्क्वायर + 5 स्क्वायर। ठीक है, सो अगर मुझे आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + i निकालना है, 1 + i, ठीक है, आर्ग्यूमेंट एंगल, जो एंगल होता है उसी को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, और काफी जगह बोर्ड्स की बुक में एम्पलीट्यूड भी लिखा रहता है, आर्ग्यूमेंट एंड एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट एंड एम्पलीट्यूड सेम ही चीज है। ठीक है, तो जिस तरह आप पैरामेट्रिक फॉर्म्स r, थीटा के टर्म्स में लिखा जा सकता था, वैसे ही यहां के पोलर कोऑर्डिनेट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर के कोऑर्डिनेट्स मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट के टर्म्स में लिखे जा सकते हैं। मॉड्यूलस मींस उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, आर्ग्यूमेंट मींस ये लाइन जो एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अब अगर तुमसे आर्ग्यूमेंट पूछा जाए 1 + i का आर्ग्यूमेंट, तो 1 + i
tan इनवर्स y बाई एक्स, tan इनवर्स y बाई एक्स, y क्या है? तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4. गॉट इट? आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई रूट 3, tan इनवर्स रूट 3 बाई 1, tan इनवर्स रूट 3 बाई 1, 30 डिग्री कहां से हो गया? 60 डिग्री, 60 डिग्री पाई बाई 3. आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 not defined, argument of 0 not defined. So this way I can find out the argument for anyone. अच्छा, देवेश बोल रहा है 0 by 0 बनेगा बेटा, 0 by 0 not defined होता है, लिमिट्स वाला 0 by 0 नहीं, दिस इज एक्चुअल 0 by 0. तो एक्चुअल 0 by 0 नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है. अच्छा, किसी भी रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, कोई बताएगा? रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या होगा? कोई भी रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट? अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं 0, इवन दो उनका आंसर सही है 0, लेकिन अगर मैं बिल्कुल करेक्ट आंसर बोलूं 0 या 180, 0 और 180, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है तो इट इज 0, यस वेदांत, और अगर वो निगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो इट वुड बी 180. गॉट इट? तो अच्छा, तो मुझको ये बताओ, हम जब भी एंगल कैलकुलेट करते हैं तो एंगल काफी लोग सुनते हो 0 से 360 तक होता है. अच्छा, 400 डिग्रीज भी होता है? होता है, होता है ना 400 डिग्रीज, यस. लेकिन जब भी मैं आर्ग्यूमेंट की बात करूंगा तो एक तो नॉर्मल आर्ग्यूमेंट है, दूसरी चीज बोली जाती है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो एनी आइडिया प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए? अच्छा, बाय डिफॉल्ट आपको लग रहा होगा 0 से 2 पाई, लेकिन यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है. जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है, जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है, नेक्स्ट पेज पे आ गए, ये होता है माइनस पाई से पाई. प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है माइनस पाई से पाई इंस्टेड ऑफ 0 से 2 पाई. ये एक ट्रेंड है, ये एक चीज मानी गई है, ठीक है. बट बोर्ड्स में, व्हेन आई टॉक अबाउट योर स्टेट बोर्ड, आई थिंक स्टेट बोर्ड में आप लोग आर्ग्यूमेंट के टर्म्स में 0 से 360 लिखते हैं, लेकिन जेई के टर्म्स में, आई एम टॉकिंग ऑफ दिस, आई एम 100% श्योर अबाउट जेई, दिस इज द जेई कॉन्सेप्ट. आई थिंक बोर्ड्स में, स्टेट बोर्ड के बोर्ड में इट इज मेंशन एज 0 से 360, ठीक है. बट दिस इज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट माइनस पाई से पाई. अच्छा, इसमें एक माइन्यूट सी गलती लिखी है, कोई बताएगा वो माइन्यूट सी गलती क्या है? बिल्कुल माइन्यूट सी गलती है इस लाइन में. हाँ, द एक्चुअल शुड बी दिस थिंग, इस साइड ओपन और उस साइड क्लोज ब्रैकेट्स में. क्यों? तुम ऐसे ही समझो ना, माइनस पाई से लेके पाई फुल रोटेशन में जो पाई वाला एंगल है वो 2 बार आ गया अगर दोनों साइड क्लोज हुआ. तो अगर मैं 0 से 360 जाता हूं, तो अगर मैंने 0 इंक्लूड कर लिया तो मैं 360 इंक्लूड नहीं करूंगा, 360 पे ओपन ब्रैकेट होगा. तो वही चीज है माइनस पाई से पाई. गॉट इट? माइनस पाई से पाई मतलब व्हाट इज माइनस पाई? दिस इज माइनस पाई एंड दिस इज पाई. गॉट इट? ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो जो मेरे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हमेशा
एग्जाम में जब भी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछा जाएगा जेई में, तो आपका आंसर शुड बी बिटवीन -π से π। अच्छा, ये तो मैंने जस्ट आपको एग्जांपल बताया, एग्जैक्टली निकालते कैसे हैं वो भी मैं बता दे रहा हूं। फॉर्मूला है, लेकिन मैं फॉर्मूले पे नहीं जाता, मतलब फॉर्मूला भी लिखा दे रहा हूं, बट मैं सीधे सीधे कॉमन सेंस लगाता हूं। ठीक है, फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं, बट कॉमन सेंस से ज्यादा जल्दी निकलता है। अच्छा, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका होता है ARG, ARG। ठीक है, आर्ग्यूमेंट। तो अगर मैं ये पूछूं 1 + i, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + i क्या निकला था, याद करो। आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + i क्या निकला था अभी, π/4। ठीक है, अच्छा, क्या मैं 360 + π/4 भी बोल सकता हूं, यानी 2π + π/4 आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट बोल सकता हूं, यस, आर्ग्यूमेंट के बारे में बोल सकता हूं। तो एक्चुअली अगर इसको जस्ट आर्ग्यूमेंट के टर्म्स में लिखना होता तो मैं ये लिख रहा होता, आर्ग्यूमेंट 1 + i = 2nπ + π/4। होपफुली आप सब लोगों ने ट्रिगो इक्वेशंस पढ़ रखी हैं, सबने ट्रिगो इक्वेशन नाम का चैप्टर पढ़ रखा है, कैसे रिपीट होता है, यस। ठीक है, तो 2nπ + π/4। तो फिर π/4 क्या हुआ, π/4 इज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट डिनोट करने के लिए ARG का A कैपिटल होता है। डिफरेंस समझ रहे हो, अगर स्मॉल ARG लिखा है तो आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल आर्ग्यूमेंट, if it is capital ARG then I am talking about principal argument। Got it? So A means, capital A means principal argument। Got it? Everyone, यहां तक क्लियर हुआ सबको? तो अब आर्ग्यूमेंट निकालेंगे कैसे, हाउ डू वी फाइंड आउट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन यही रह गया कि आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं। आपको ये समझ में आ गया कि tan इनवर्स के थ्रू आर्ग्यूमेंट निकाल रहे होंगे, बट tan इनवर्स इज अ इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन में बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो मैं सीधे सीधे आपको लाइन से फॉर्मूला लिखा दे रहा हूं, लेकिन जब मैं निकालता हूं तो मैं फॉर्मूले से नहीं निकालता हूं, मैं कॉमन सेंस से निकालता हूं। ठीक है, तो पहले आपको मैं फॉर्मूला लिखा दे रहा हूं, फिर मैं कॉमन सेंस वाला अप्रोच भी बता दूंगा। ठीक है, द फॉर्मूला। ठीक है, कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ओनली, प्रिंसिपल फर्स्ट क्वाड्रेंट का 0 से 90, 0 से 90। सेकेंड क्वाड्रेंट का 90 से 180। थर्ड क्वाड्रेंट का, हाँ, जो लोग 180 से 270 बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। इट वुड बी -90 से -180। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, -90 से -180। फोर्थ क्वाड्रेंट 0 से -90। तो जितने भी अभी फॉर्मूले बता रहे हैं, दीज फॉर्मूलाज आर फॉर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, देखो कैसे मैंने कॉमन सेंस से भी इन जनरल एक कॉम्प्लेक्स नंबर को देख के तुरंत समझ में आ जाता है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। यस, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट अ पॉइंट ऑन द आर्गेन प्लेन। 7, -8 कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। x पॉजिटिव, y नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट, इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए 0 से -90। ठीक है, अब किस तरह से लिखेंगे ये आंसर, ये चारों मैं एक साथ आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, सीधे सीधे आप tan इनवर्स y/x लिख लेंगे सीधे। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 सबसे इजी चीज होती है, 0 से 90 कोई इशू ही नहीं होता 0 से 90 में। ओके,
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने सीधे सीधे आंसर लिख दिया tan इनवर्स y बाई एक्स। आपका फॉर्मूला वो सारी चीजें सही रहेंगी। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा 180 माइनस tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में वो 180 से पीछे आ रहा होगा ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स का मॉड। क्यों मॉड? मुझे पॉजिटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। जैसे सेकेंड क्वाड्रेंट का बना के समझा दे रहा हूं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये वैल्यू कैसे निकली है। सेकेंड क्वाड्रेंट का ये पॉइंट का आर्ग्यूमेंट तो ये होगा, दिस वुड बी द आर्ग्यूमेंट। लेकिन जब तुम tan इनवर्स लगा रहे होगे तो तुमको ये अल्फा मिल रहा होगा, tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल ये बन रहा होगा ना, तो ये अल्फा मिल रहा होगा। तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा? 180 माइनस अल्फा। कोई जस्ट गेस करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या होगा? सॉरी, थर्ड क्वाड्रेंट का क्या फॉर्मूला होगा? ठीक है, कुछ लोगों ने काफी अच्छा गेस किया है, माइनस पाई। वेरी गुड, काफी लोगों ने ये चीज अच्छी गेस की। इट इज माइनस पाई। माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स। क्यों? दिस इज माइनस पाई और उसमें ये चीज मुझको हटानी है, तो माइनस पाई में इतनी चीज हटानी है, तो माइनस पाई प्लस होगा ना, प्लस। तो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स। काफी जगह बुक में आपको यहां पे भी मॉड लगा होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में मॉड ऑफ y बाई एक्स एंड y बाई एक्स सेम ही होता है। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर हुआ। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट सीधे सीधे या तो, अच्छा यहां पे माइनस रहेगा, tan इनवर्स y बाई एक्स लिख लो, या माइनस टाइम्स tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स लिख लो। देखा? ठीक है, क्लैरिटी हो गई। तो दिस वे मैं किसी भी क्वेश्चन का मॉड्यूलस निकाल सकता हूं, किसी भी क्वेश्चन का मॉड्यूलस निकाल सकता हूं यूजिंग द फॉर्मूला। बट वही है, मोस्ट ऑफ द केस में मैं कॉमन सेंस यूज करता हूं। कॉमन सेंस एज इन ये देख लेता हूं कि कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है, और tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स की क्या वैल्यू है, tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आप सीधे सीधे एज इट इज लिख सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब विद द माइनस साइन। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस दिस थिंग, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस 180 प्लस दैट थिंग। ठीक है, मैं एग्जांपल से समझाने की और कोशिश करता हूं। लेट्स ड्रॉ सम एग्जांपल्स। मैं आऊं? नहीं, ये वाला एग्जांपल नहीं, आई विल गो बैक। यहीं पे मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, फिर आगे आते हैं। लेट्स टेक सम एग्जांपल। ठीक है, √3 माइनस आई, √3 माइनस आई। सबसे पहले तुरंत नोटिस कर लो कौन सा क्वाड्रेंट है। कोई बताएगा कौन सा क्वाड्रेंट है? एक्स पॉजिटिव y निगेटिव, x पॉजिटिव y निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट tan इनवर्स, अब वो आपके ऊपर है,
मोस्ट ऑफ द केस में मैं मॉड y बाई एक्स निकालता हूं, मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं मॉड y बाई एक्स निकालता हूं, ठीक है, मतलब मैं x एंड y की वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव पुट करता हूं। 1/√3, दिस गिव मी आंसर π/6। फोर्थ क्वाड्रेंट का π/6 क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट का π/6, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल -π/6 ना। अभी यही होता -√3 प्लस i, तुरंत बताओ कौन सा क्वाड्रेंट? x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड सेकंड निकालेंगे तो वही tan इनवर्स, मैं हर बार मॉड निकाल रहा हूं, 1/√3 यानी π/6। तो सेकंड क्वाड्रेंट वुड बी 180 माइनस π/6, मतलब मैं पाई माइनस π/6। सब लोगों को समझ में आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। सेकंड वाला भी सबको याद रहता है, फोर्थ वाला भी सबको याद रहता है। जो कुछ लोग गलती करते हैं वो किसमें करते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि वहां पे माइनस की एक चीज होती है, ठीक है। तो -1 -√3 आई, विच क्वाड्रेंट? थर्ड। tan inverse √3/1, which comes out to be π/3। चलो मैं 60 डिग्री यहां पे 60 डिग्री के टर्म्स में ले लो, शायद ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो खुद ही समझो, थर्ड क्वाड्रेंट में 60 डिग्री, तो -π प्लस 60 डिग्री, ठीक है। क्या बनेगा ये? -π मीन्स -180। ठीक है। अच्छा, बोर्ड्स में क्या होगा? बोर्ड्स में थर्ड क्वाड्रेंट का आंसर कैसे निकलेगा? बोर्ड्स में फर्स्ट क्वाड्रेंट एज इट इज, सेकेंड क्वाड्रेंट एज इट इज, थर्ड क्वाड्रेंट जो मैंने -π प्लस 60 लिखा है, बोर्ड्स में इट वुड बी π प्लस 180 प्लस, क्योंकि बोर्ड्स में द आर्ग्यूमेंट इज 0 से 360, द आर्ग्यूमेंट इज 0 से 360, ठीक है। तो π प्लस 60, लेकिन जेई में इट इज -π, और तुमको ये समझ में आता है π एंड -π इज द सेम वैल्यू, π एंड -π इज द सेम वैल्यू, ठीक है। समझ में आ गया किस तरह से मैं किसी भी क्वाड्रेंट का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकाल सकता हूं? ये मेरे ऊपर है। आई विल नो हाउ टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। एम आई करेक्ट? आगे बढ़े, ठीक है। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना एक होता है थ्योरेटिकल, एक ये आर्ग्यूमेंट वर्ड आया कहां से? ग्राफिकल है ना। आर्ग्यूमेंट इज नॉट अ थ्योरेटिकल थिंग, इट इज अ ग्राफिकल थिंग। मतलब आर्ग्यूमेंट हमेशा ग्राफ का कॉन्सेप्ट देता है ना। इट इज अ एंगल, एंगल किसका? उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन एक्स एक्सिस से क्या बनाती है, ये उसका एंगल है, ठीक है। तो मैं आता हूं नेक्स्ट पेज पे। प्लॉट द ग्राफ ऑफ आर्ग्यूमेंट z is equal to π/3। एवरीवन
प्लॉट द ग्राफ ऑफ आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू π/3। बनाओ। z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्ग्यूमेंट π/3 है। आई रिपीट, z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्ग्यूमेंट π/3 है। सीधे सीधे दिमाग लगा के बना लो, कुछ नहीं सोचना। तुमको समझ में आ रहा है? ये वाली लाइन होगी, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा, उसका आर्ग्यूमेंट और टू बी मोर, यहां पे हॉलो डॉट, हॉलो डॉट का मतलब समझ में आता है? नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, मेरा वीडियो सही चल रहा है? कुछ लैग कर रहा है क्या मेरा वीडियो? ओके ठीक है, मैं नाउ फाइन, ओके ग्रेट। ठीक है, सो ये हॉलो डॉट है, हॉलो डॉट मींस नॉट इंक्लूडेड। क्यों नॉट इंक्लूडेड? यहां पे कौन सा पॉइंट हो रहा होगा? 0, 0 पे अनडिफाइंड होता है आर्ग्यूमेंट। दैट्स व्हाई इट वुड बी हॉलो डॉट गोइंग टिल इन्फिनिटी, गोइंग टिल इन्फिनिटी। इसके ऊपर कोई भी पॉइंट, मैं जस्ट एग्जांपल बताता हूं, पॉइंट π/3 है ना, सपोज करो यहां वाला पॉइंट, दिस वुड बी √3 + i। एम आई करेक्ट? एक आगे वाला पॉइंट, एक आगे वाला पॉइंट 2√3 + 2i। देखो 2√3 + 2i, ये एक तरह का वेक्टर्स है ना। वेक्टर आपने समझा, सेम डायरेक्शन का वेक्टर है, जिसको किसी भी एक के से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो सेम डायरेक्शन में चलता चला जाएगा। 2√3 + 2i, 5√3 + 5i, 1000√3 + 1000i। तो ये हमेशा दिस वे करेगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ आर्गुमेंट z इज इक्वल टू π/3। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? इस साइड नहीं होगा, कोई बताएगा मुझे? ये वाला अगर मैं बना रहा हूं, ये व्हाट इज दिस, इसका लोकस क्या होगा? इसका लोकस क्या बोलेंगे? दिस इज आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू, तुमको समझ में आ रहा है? ये वाली π/3 होगी, तो तुमको समझ आ रहा है? -π π/3, -π + π/3 -2π/3। किसी को अगर एंगल उसके सम्स में समझना है, डिग्रीज के टर्म्स में, तो ऐसा समझ लो, ये पूरा 180 था, 180 में मैंने क्या माइनस कर दिया? 60, तो ये बच गया 120 विद अ नेगेटिव डायरेक्शन, तो इट वुड बी -120, और ये भी -120 है। पॉजिटिव वाई एक्सिस का आर्ग्यूमेंट क्या रहेगा? पॉजिटिव वाई एक्सिस का आर्ग्यूमेंट
वेदांत सही से आंसर दो। पॉजिटिव y एक्सिस का आर्ग्यूमेंट π/2 90 डिग्री, पॉजिटिव y एक्सिस 90 डिग्री, नेगेटिव y एक्सिस -90 डिग्री, पॉजिटिव x एक्सिस 0, नेगेटिव x एक्सिस पाई। ठीक है, अब समझ में आ गया सबको, आर्ग्यूमेंट क्लियर हो गया, क्वाड्रेंट वाइज भी आर्ग्यूमेंट समझ में आ गया। प्रिंसिपल एवरीवेयर बाय डिफॉल्ट आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, मैं हर जगह प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े। यस, किसी ने कोई डाउट पूछा था, अभी देख लेता हूं मैं। सर 1,√3 होगा ना π/3 के लिए? 1,√3 होगा π/3 के लिए, मतलब 1,√3 नहीं, √3,1 होगा ना, √3,1 होगा π/3 के लिए। π/6 के लिए 1,√3 होगा या 1 + √3i। ओके, ठीक है, आंसर ही लिख दिया है। ठीक है, कोई नहीं। हाँ, एवरीवन फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। ये दो लोकस हैं, ये दो लोकस है। अमंता पूछो, डाउट पूछो। ये दो लोकस है, मॉड ऑफ z + 1 = 1 एंड आर्ग्यूमेंट z = π/4। ठीक है, तो ये दो लोकस हैं, तो इसका आंसर बनाओ। ठीक है, हाँ तुषार। ठीक है, सीधे सीधे इसमें मुझको पूछना है, बताना है इन दोनों के कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। ठीक है, इसको सी, जब भी नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन पूछा जाए, ठीक है, जब भी नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा जाए आप ग्राफिकली कर सकते हैं। जब भी आपसे फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा जाए तब आपको उसे मैथमेटिकली सॉल्व करना है, एक्स एंड वाई लेके। ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है। देखो, आर्ग्यूमेंट z = π/4, इसको कुछ लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, y/x tan इनवर्स y/x = π/4। एम आई करेक्ट? यस। सो ये समझो, y/x = 1, तो y = x। तो y/x = 1 does not mean y = 1, x = 1. It means y1 x1, y2 x2, y3 x3, y∞ x∞। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में कुछ लोगों को डाउट था कि y/x = √3/1, तो y √3 है एंड x 1 है। नहीं, ये इस रेशियो में है, इस रेशियो में, तो x एंड y के इनफाइनाइट आंसर आएंगे। ठीक है, तो ये अच्छा, y = x, π/4 वाली लाइन एक्चुअली ये लाइन होगी, एंड मॉड ऑफ z + 1 = 1 would be a circle, it would be a circle having center -1, 0। ये समझ में आता है? having center -1, 0 एंड रेडियस 1। तो ये सर्कल और ये लाइन रे, इसको लाइन मत बोलो, रे बोलो। तो ये लाइन कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? 0 पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि इश्यू यही हो गया ना, ये देखो यहाँ पे ये ओपन डॉट है,
तो इस वजह से दे आर नॉट एबल टू इंटरसेक्ट। नीचे नहीं आएगी लाइन, क्यों? क्योंकि नीचे वाली लाइन का आर्ग्यूमेंट क्या होगा? -135 डिग्री, -135 डिग्री। ठीक है, समझे मंथन? जब भी y by x is equal to 1 है, it does not mean y is equal to 1, x is equal to 1. It means y is equal to x. रेशियोज को रेशियोज के टर्म्स में लिखा जाएगा, इक्वेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो एक पहली वाली चीज है सर्कल, जो हमने कम से कम पिछली क्लास में देखी। एंड दिस इज अ रे, नॉट अ लाइन, दिस इज अ रे, और स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन गोइंग टुवर्ड्स दिस थिंग। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन में एक माइन्यूट सा चेंज कर दिया होता, मैंने आर्ग्यूमेंट लिख दिया होता, इस क्वेश्चन का बी पार्ट, अगर आर्ग्यूमेंट हो जाता -3π/4, अब बताओ क्या आंसर होता? तब मेरी रे होती ये वाली। यस, तब भी इस पॉइंट पे तो नहीं इंटरसेक्ट करती, ये वाला पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती, तो उस केस में आंसर होता 1। ठीक है, नहीं सिद्धांत, -45 डिग्री नहीं है ये -135 डिग्री है। -45 डिग्री वाली होती -5, दिस इज -45, दिस इज -135 डिग्री। गॉट इट? समझ में आया किस तरह से चल रहा है? अगर हमको वो पूछ लिया गया होता कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तब क्या करना होता? तब मुझे पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता। कैसे? जैसे यहाँ पे y इक्वल टू एक्स आया है, शायद यहाँ इस लाइन के लिए भी y इक्वल टू एक्स आएगा, और इसको मैं x एंड y में कन्वर्ट करके सर्कल की इक्वेशन निकालता, स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन, एंड उसमें y को x की जगह पुट कर देता और x का आंसर निकल जाता। गॉट इट? वो प्रॉपरली 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, आगे है, डोंट वरी, वी विल बी सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस आफ्टर सम टाइम, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? ग्रेट। तो वही था, इसका आंसर था 1। ठीक है, जो मैंने अभी किया। क्लियर यहां तक सब लोग? एवरीवन अंडरस्टूड टिल दिस पार्ट? चलो, सब लोग इसका लोकस बनाओ, इसका लोकस बनाओ, जो अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। ड्रॉ द लोकस ऑफ आर्ग्यूमेंट z-1 इज इक्वल टू π/4। इसका लोकस बनाओ। आर्ग्यूमेंट z-1 इज इक्वल टू π/4, इसका लोकस बनाओ। देखते हैं कितने लोग बना पाएंगे। सीधे सीधे डायरेक्टली, मतलब x एंड y में कन्वर्ट करके नहीं, सीधे उसको देख के ऑब्जर्व करके बनाओ, ऑब्जर्व करके। ठीक है, गुड। दिस लोकस वुड बी, देखो, आर्ग्यूमेंट z-1, यानी z की डिस्टेंस कहां से, z की डिस्टेंस कहां से, z-1 मींस z माइनस z या z1 माइनस z2, z की डिस्टेंस 1,0 से, ये पॉइंट है 1,0,
ये पॉइंट है 1,0, तो अब जो लाइन होगी वो 1,0 से 45 डिग्री बना रही होगी, तो दिस वुड बी 45 डिग्री, द लाइन वुड बी दिस। गॉट इट? वन कॉमा जीरो, क्यों? z-1 है। क्लियर? गॉट इट? तो सिमिलरली एक क्वेश्चन लिख देता हूं, भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का मतलब है कि आपको फिगर बनाना है बेसिकली, उस फिगर को देख के आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख सकते हैं। तो माय क्वेश्चन इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। आर्ग्यूमेंट z-3i इज इक्वल टू 5π/6 and mod of z-3i is equal to 1। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो एवरीवन। ठीक है, निकालो। 1 मिनट है, मैं पानी पी के आता हूं। ठीक, यस, ठीक है। मैं फिगर बना दूंगा, तो फिगर से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कुछ फिगर गलत बनाया लगता है। z-3i, ये वाली लाइन, हाँ मतलब इन्होंने ये वाली लाइन सही, मतलब ये वाली लाइन के रेस्पेक्ट में इन्होंने एंगल ऐसा निकाला है। ठीक है, लेकिन वो तुमको समझ में आ जाए। पहले z-3i would be a circle having radius 1 and center 0,3, ये समझ में आता है। And argument z-3i would be a line originating from 0,3 and making an angle 5/6। 5π/6 कहां से? x एक्सिस से, या एनी लाइन पैरेलल टू पॉजिटिव x एक्सिस, वही तो होता है ना। जो एंगल वो यहां पे बना रहा होगा, वही सपोजिटली अगर ये लाइन ऐसे होती, क्या बोलते हैं इसको, शायद 10th में कोई नाम बोला जाता था इनको, ट्रांसवर्स एंगल या ऐसे क्या बोलते थे, कुछ बोला जाता था ना, ऐसे ऐसे दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल, इन एंगल्स को कुछ बोलते थे ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यस, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और फिर शायद ट्रांसवर्सल जो ये और ये वाले एंगल्स कुछ होते थे, कुछ ऐसा कुछ नाम होता था, मैं भूल गया, 10th बहुत पहले पढ़ी थी। ठीक है, सो ये एंगल सेम होगा, तो दिस इज लाइक अल्टरनेट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ ठीक है, तो दैट्स व्हाई ये वाली लाइन रेफरेंस के लिए है। जो मेरा लोकस है, वो ये मेरा ब्लैक वाला लोकस है, ब्लैक लाइन इज माय लोकस। ठीक है, सो हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन? हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन? 1, यहां पे ओनली 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अभी तक
अभी तक सारे क्वेश्चंस में आपको पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने को बोला गया है, सॉरी, नंबर्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब नेक्स्ट दो क्वेश्चन पे हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। नेक्स्ट टू क्वेश्चंस वी वुड बी फाइंडिंग आउट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। फाइन, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। जब भी नंबर्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन लगा, उसमें हमको पॉइंट्स नहीं निकालना है, उसको ग्राफिकली बना के गेस कर लेना है, गेस नहीं मतलब देख के, ठीक है। लेकिन जब भी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो उसको प्रॉपरली सॉल्व करना है, ठीक है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, इसमें पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। कुछ लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी निकाल लिया था, वेरी गुड, नॉट अ गुड बैड थिंग ऑब्वियसली, बट पिछले उसमें मुझे आंसर नहीं पता है, इस क्वेश्चन का मुझको आंसर पता है, ठीक है। बताओ, सॉल्व करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। अब इसको ग्राफिकली नहीं सॉल्व कर सकते हैं, इसमें अपना बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा। कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट? एक्स एंड वाई वाला। जेड क्या होता है? जेड होता है एक्स प्लस आई वाई। अच्छा, आर्ग्यूमेंट जेड इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो गेस करो कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीधे सीधे क्या लिख सकते हो? tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो y बाई एक्स इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू x। वेरी नाइस, ये हो गया। अब याद करो ये क्या है, यहां पे x प्लस वाई आई वाई पुट किया, तो x प्लस 3 प्लस आई वाई माइनस आई का मॉड इज इक्वल टू 4, ये हुआ। अच्छा, ये मॉड अगर स्क्वायर रूट के टर्म्स में बनेगा, दिस इज स्क्वायर रूट x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ऑल वी नीड टू डू इज solve this considering x and y are equal। x plus 3 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं तो शायद ये बनता है 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। इससे x की दो वैल्यू निकलती है, x इज इक्वल टू 1 कॉमा माइनस 3, दोनों वैल्यू होंगी। गुड, -3 नहीं होगा, -3 नहीं होगा, -3 नहीं होगा। Why did I replace y with x? क्योंकि यहां पे मुझे दिख गया है कि क्योंकि आर्ग्यूमेंट 1 है ना, आर्ग्यूमेंट पाई बाई 4 है ना, तो आर्ग्यूमेंट से एक एक्स एंड वाई में रिलेशन निकाला और दूसरे में यूज कर लिया। सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, क्यों? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई बाई 4, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, तो x को सिर्फ 1 उठाएंगे एंड y पुट कर देंगे। सो मेरा y भी 1 आ गया, तो मेरा जो पॉइंट हो गया z 1 प्लस i, दिस इज माय पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, कुछ लोगों ने कुछ अलग तरह से सॉल्व किया होगा, नॉट एन इश्यू, सॉल्व हो सकता है, बट दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, और वो देख के ही क्लास एंड करेंगे। तो मतलब वो इंपॉर्टेंट चीज मतलब आगे की, उसके ऊपर आज क्लास में क्वेश्चंस उतने नहीं आएंगे, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस शुरू करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जब होगी तो मैं वापस वो चीज रिपीट करके वापस शुरू करूंगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। सॉल्व हुआ तो
ये वाली वैल्यू नहीं हो सकती थी क्योंकि निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, ठीक है, हाँ विहान चलेगा। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमेशा जब दो इक्वेशन दी गई हैं तो ऐसा समझो, एक मॉड्यूलस दिया गया है, एक आर्गुमेंट दिया गया, मतलब वी हैव गॉट टू इक्वेशंस एंड वी हैव टू वेरिएबल्स x एंड y। तो टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल, ऑब्वियसली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करो। फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे आएगा? पाई बाई टू है। पाई बाई टू मीन्स विच क्वाड्रेंट? पाई बाई टू मीन्स विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। पाई बाई टू मीन्स विच लाइन? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मिलेगा। पाई बाई टू मीन्स y एक्सिस एंड टू बी मोर प्रिसाइज पॉजिटिव y एक्सिस। तो कुछ लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं tan इनवर्स y एक्सिस इक्वल टू पाई बाई टू, लेकिन यहीं पे गेस करने से तुमको ये समझ में आता है दिस इज पॉजिटिव y एक्सिस। पॉजिटिव y एक्सिस का मतलब x जीरो एंड y तो y ही रहेगा। x जीरो एंड y तो y रहेगा। ठीक है, अब इस पे आ गए, यानी मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना, वो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बना? yi। तो z की जगह मॉड ऑफ yi माइनस i इज इक्वल टू 1। तो आई थिंक y माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू 1। रूट ऑफ y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो चाहे आप वो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं। y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। कुछ लोग इसे प्लस माइनस 1 करके सॉल्व कर रहे हैं। अगर स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो y के दो आंसर्स आएंगे। मैं चलो स्क्वायर करके ही सॉल्व करता हूं। तो y स्क्वायर माइनस 2i प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो y के दो आंसर निकले 0 एंड 2। कौन से आंसर्स होंगे? सिर्फ और सिर्फ 2 वाला होगा, 0 नहीं होगा। क्यों? अगेन बताया ना, इट इज पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, so 0 इज नॉट इंक्लूडेड। तो आर्ग्यूमेंट पाई बाई 2 है, तो आंसर वुड बी जस्ट द आंसर वुड बी 2i। गॉट इट? आंसर वुड बी 2i। ओरिजिन डिफाइन ही नहीं होता है, ओरिजिन का आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, एवरीवन अंडरस्टूड टिल दिस पार्ट? सबको यहां तक समझ में आ गया? सो वाइट इज कैंसल्ड, ऑब्वियसली कैंसिल कर दिया जाएगा 0, क्योंकि आर्ग्यूमेंट क्वेश्चन में दे रखा है पाई बाई 2। पाई बाई 2, तो कभी भी आंसर 0,0 आ सकता है? नहीं आ सकता। इट इज लाइक क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि द आंसर इज y हैज टू बी पॉजिटिव। y पॉजिटिव होना चाहिए, तो जो जितने भी आंसर निकाले उसमें से जो भी पॉजिटिव y है वो उठा लेंगे। क्लियर यहां तक? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म्स। आपने बाय डिफॉल्ट सारे फॉर्म देख रखे हैं, बट उसको एक इंपॉर्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना बाकी है। सबसे इजी फॉर्म या सबसे पहली चीज हमने क्या देखी थी? x प्लस आई वाई, x प्लस आई वाई, 2 प्लस 3i, 7 प्लस 9i, 7 माइनस 8i, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर क्या देखा था? फिर क्या देखा बताओ?
इसको मैं 2,3 भी लिख सकता हूं। क्यों? आर्गेंट प्लेन में मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, आई कैन राइट इट 2,3। एम आई करेक्ट? तो मैंने क्या किया, सबसे पहला z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, दूसरा हुआ z इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। अब आते हैं तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म राइट नाउ। जिस तरह से किसी भी सर्कल के पॉइंट को r cos थीटा कॉमा r sin थीटा लिख सकते थे ना, r cos थीटा कॉमा r sin थीटा लिख सकते थे, वैसे ही कोई x कॉमा y, x प्लस आई वाई को r cos थीटा प्लस i r sin थीटा लिख सकते हैं। मैंने r कॉमन ले लिया, cos थीटा प्लस i sin थीटा हो गया। अच्छा, ये r क्या है? ओरिजिन से डिस्टेंस, विच इज इक्वल टू मॉड z। मॉड z ही तो मेरा r है। और cos थीटा प्लस i sin थीटा को शॉर्ट फॉर्म में बोलने के लिए मैं सिस थीटा बोल देता हूं। सिस मतलब cos i sin थीटा। यहां से c उठाया, ये i उठाया, ये s उठाया और थीटा, सिस थीटा। तो ये हो गया मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। क्या हो गया? r cis थीटा, r cis थीटा, where r is mod z, where r is mod z। ठीक है, और नोटिस करो मॉड्यूलस सिस थीटा 1 होगा। क्यों? मॉड्यूलस सिस थीटा मतलब मॉड्यूलस ऑफ cos थीटा प्लस i sin थीटा। अच्छा, मॉड का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस एग्री। तो मेरा पोलर फॉर्म जो z होता है, z विच इज r cis थीटा, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, जिसमें r क्या होता है? मॉड्यूलस होता है। और थीटा क्या होता है? अब बताओ थीटा क्या होता है? थीटा क्या होता है? आर्ग्यूमेंट। यस, थीटा इज द आर्ग्यूमेंट। खुद ही देख लो ना, थीटा tan थीटा y बाई एक्स, y बाई एक्स क्या बन रहा है? r sin थीटा और cos थीटा, विच इज tan आर्ग्यूमेंट से निकलता है, मतलब tan थीटा से ही आर्ग्यूमेंट निकलता है। गॉट इट? ये समझे? तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है सिस। सिस थीटा, सिस थीटा मतलब cos थीटा प्लस i sin थीटा। मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है सिस थीटा। सिस थीटा मतलब cos थीटा प्लस i sin थीटा। यहाँ पे हर जगह जो आर्ग्यूमेंट मोस्टली यूज करते हैं, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही यूज करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन अनटिल अनलेस अलग से स्पेसिफाई ना हो, वी डोंट कंसीडर इट टू बी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है। अच्छा, अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मतलब प्रॉपर्टीज क्या है? वैल्यूज हैं। मुझको बताओ सिस जीरो क्या होगा? कोई बताएगा? सिस जीरो, सिस जीरो cos जीरो प्लस i sin जीरो। रिपीट कर रहा हूं, cos जीरो प्लस i sin जीरो। cos जीरो 1, sin जीरो 0। तो आंसर क्या होगा? सिस जीरो वुड बी 1 होना भी चाहिए। सिस जीरो, सिस जीरो 0 डिग्री का सिस, हैविंग r 1, रेडियस 1, mod z 1, तो डेट वुड बी 0.1, 0। खुद ही समझो ना, ये वाला पॉइंट वुड बी सिस जीरो। अच्छा, सिस पाई बाई 2 क्या होगा?
sis pi by 2, sis pi by 2 would be here, and this point अगर point की तरह देखेंगे तो पॉइंट है, लेकिन अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर देखूं cos 90 प्लस i sin 90, तो इट वुड बी, ये 1 नहीं लिखा है, सॉरी, दिस इज i. अच्छा, सिस पाई क्या होगा? सिस पाई क्या होगा? इट वुड बी -1. खुद ही समझो, सिस पाई वुड बी here -1, 0, it would be -1. दिस वॉज 0, 1, लेकिन ये इमेजिनरी एक्सिस पे है, y कोऑर्डिनेट पे, इस वजह से y लगा था उसमें. सिस पाई वुड बी -1. अच्छा, फोर्थ प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी समझा दी थी. फिफ्थ प्रॉपर्टी, 1/cis0. अच्छा, याद करो, अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर होता था तो क्या करते थे? उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते थे. मैंने उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में बिकम्स cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर. क्या बन गया? cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1. न्यूमरेटर बन गया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा. अच्छा, इस cos थीटा को cos ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं? cos, यस, लिख सकते हैं, क्योंकि cos थीटा एंड cos माइनस थीटा सेम होता है. इस माइनस को अगर अंदर ले गया तो इट बिकम साइन ऑफ माइनस थीटा. एंड ये कौन सा सिस है? सिस ऑफ माइनस थीटा. तो 1/cis थीटा, सिस ऑफ माइनस थीटा. जो भी मैं आज ये सब पढ़ा रहा हूं, ये नेक्स्ट क्लास में वापस स्टार्ट करूंगा यहीं से, और ये सारी की सारी चीजें आपको रिवाइज करके आनी होगी नेक्स्ट क्लास में. 1/cis थीटा बिकम्स सिस ऑफ माइनस थीटा. किसी ने मुझे बोला आई स्क्वायर इज -1. हाँ, ऑब्वियसली आई स्क्वायर इज -1. तो इसमें क्वेश्चन मार्क क्या है? अभी देखेंगे, स्क्वायर स्क्वायर सब देखेंगे. अभी सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं. सिस थीटा इज सिस थीटा प्लस 2n पाई. कॉमन सेंस. क्यों? क्योंकि यहां में मैंने थीटा के बारे में ये नहीं बोल रहा हूं, दिस इज अ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. तो सिस थीटा इज सिस थीटा प्लस 2n पाई. सिस थीटा प्लस 2n पाई. ठीक है, आगे बढ़े. सिस थीटा बार. अब बताओ, देखो, सिस थीटा बार भी सिस ऑफ माइनस थीटा होगा. यहीं से कुछ लोग समझ गए थे. दिस वाज सिस थीटा बार. ठीक है, सिस थीटा बार वुड बी सिस ऑफ माइनस थीटा. मतलब सिस थीटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो सिस ऑफ माइनस थीटा बनाएगा. एम आई करेक्ट? यहां तक समझे सब लोग? यहां तक समझे? इसी में कुछ लोगों का कुछ क्वेश्चन मार्क था, आई थिंक वो दूर हो गया. इन प्रॉपर्टी तक कुछ लोगों का क्वेश्चन मार्क था इधर उधर. अब आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का एक नया फॉर्म, जिसको एथ प्रॉपर्टी से भी डिनोट करेंगे. उसका प्रूफ लिखा है, उतना समझ लोगे तो भी चलेगा, नहीं समझोगे तो भी चलेगा. इन द एंड हमको फॉर्म पता होना चाहिए. सब लोग सुनना. z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. एम आई करेक्ट? मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया थीटा के रेस्पेक्ट में. क्या होगा?
dz by d theta would be minus sin theta plus I cos theta. क्या? अच्छा, क्या मैं इसको I स्क्वायर साइन थीटा प्लस I cos थीटा लिख सकता हूं? इस -1 को मैंने I स्क्वायर लिख दिया ना सिर्फ। अब दोनों से मैं I कॉमन ले लूं, I कॉमन ले लिया, cos थीटा प्लस I साइन थीटा। अच्छा, cos थीटा प्लस I साइन थीटा क्या था? Z। तो तुमको ये समझ में आ रहा है dz बाई डी थीटा इज आई जेड। अच्छा, इंटीग्रेशन आप लोगों ने बेसिक इंटीग्रेशन शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई इशू नहीं, मैंने दोनों को इधर उधर भेज दिया, डी थीटा को इधर भेजा और जेड को इधर भेजा, ठीक है। अब दोनों साइड मैंने इंटीग्रेट किया, dz बाई जेड आई डी थीटा। अच्छा, dz बाई जेड डिनोमिनेटर में 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन ln z होता है, और I तो एक कांस्टेंट है ना, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, तो ln z इज इक्वल टू आई थीटा, ln z इज इक्वल टू आई थीटा। अच्छा, ln उड़ाएंगे, ln उड़ाएंगे तो ln जब दूसरी साइड जाता है एक्सपोनेंशियल बनाता है, इसका मतलब z इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा। इसका मतलब z क्या था? सिस थीटा था ना, सिस थीटा इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा। ये ई की पावर आई थीटा को यूलर्स फॉर्म भी बोलते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सिस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू ई की पावर आई थीटा। ये कोई अलग से मैंने एज्यूम नहीं किया, दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ हार्डकोर फैक्ट। sis theta is equal to e की पावर I theta. Got it? Very important form, very important form. और ये फॉर्म मेरी लाइफ बहुत ही इजी कर देगा, मतलब मेरी नहीं, तुम लोगों की, मेरी तो ऑलरेडी इजी है, ठीक है। ये पॉइंट मतलब ये फॉर्म तुम्हारी लाइफ कॉम्प्लेक्स नंबर की आगे की बहुत इजी कर देगा। मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जैसे ही उसके यूलर्स फॉर्म में लिख दिया, उसका मल्टीप्लिकेशन, उसका पावर करना, वो सारी चीजें बहुत ही इजी हो जाएंगी, बहुत ही इजी हो जाएंगी। खुद ही समझो, मैं जस्ट यहां तक लिख लिया सबने, सिस थीटा कैन बी रिटन एज ई की पावर आई थीटा। तो ये तो बस सीधे सीधे आर मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें कुछ भी वो नहीं है। आर ई की पावर आई थीटा इज आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा आर सिस थीटा, मतलब आर मतलब मॉडुलस जेड, तो उसको पोलर फॉर्म में आर लिखते थे ना, तो ये 9 प्रॉपर्टी 9 ऐसा कुछ नहीं है। अब प्रॉपर्टी 10 से इंपॉर्टेंट है, अब प्रॉपर्टी 10 से इंपॉर्टेंट है, 10 11 12 प्रॉपर्टी, तीनों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मेरी मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज हैं। सिस थीटा 1 इंटू सिस थीटा 2 इज सिस थीटा 1 प्लस थीटा 2। ऐसा क्यों हो रहा है? सिस थीटा 1 होता क्या है? ई की पावर आई थीटा 1 इंटू ई की पावर आई थीटा 2। जब बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? हाँ हाँ गाइज, यहाँ पे भी आर होगा, मैंने शायद यहाँ पे आर मिसिंग है, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। पावर एडअप हो जाएंगी ना, इट विल बिकम ई की पावर आई थीटा 1 प्लस थीटा 2। समझ में आ रहा है? दैट्स हाउ, दैट्स व्हाई सिस थीटा 1 इंटू सिस थीटा 2 बिकम सिस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। मतलब जैसे ही मैं
अभी तक इससे पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा था, अब क्या कर लिया, दोनों को पोलर फॉर्म में लिख लिया और मल्टीप्लाई किया, तो सिर्फ और सिर्फ उनके आर्गुमेंट मुझे ऐड कर देने हैं। सिमिलरली डिवीजन में θ1 माइनस θ2, θ1 माइनस θ2। इन दोनों को प्रॉपर्टी को यूज करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आई, सिस थीटा की पावर n वुड बी सिस n थीटा। समझ में आ रहा है ना क्यों? सिस थीटा इंटू सिस थीटा इंटू सिस थीटा, n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, n टाइम्स बिकम्स n थीटा। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, this is the most important property, cos theta plus I sin theta की पावर n becomes cos n theta plus I n theta। मतलब मुझे किसी का क्यूब करना हो, किसी की पावर 4 करनी हो, किसी की पावर 100 करनी हो, मैं कर सकता हूं। Am I correct? मतलब मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर 100 करने में भी, पावर 100 निकालने में भी मुझे कोई भी इशू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने उसका पोलर फॉर्म लिखा और पावर 100 को सीधे सीधे अंदर ले आया, डिग्रीज में ले आया, आर्ग्यूमेंट में ले आया। और आर्ग्यूमेंट में आपको सपोज करो थीटा होता 42, सपोज करो थीटा होता 42 और पावर 100 कर रहे होते तो क्या बन जाता, 4200, और उसको 360 से डिवाइड करके 0 से 360 में भी एंगल ले आओगे तो वे 4200 डिग्रीज को रिड्यूस भी तो कर सकते हो। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। दिस वे आई कैन सॉल्व माई क्वेश्चंस ऑफ हाईएस्ट पावर। जितनी भी हाई पावर्स के क्वेश्चंस हैं वो मैं इसके थ्रू आराम से निकाल सकता हूं। ठीक है, अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को कुछ लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट की तरह भी लिख देते हैं, आर्ग्यूमेंट की तरह भी लिख देते हैं। लिखूं मैं वापस, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, इफ z इज इक्वल टू r sin थीटा प्लस r I sin थीटा, देन आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू थीटा। ये तो चीज समझ में आई। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 क्या होगा, आर्ग्यूमेंट z1 प्लस आर्ग्यूमेंट z2 प्लस 2k पाई, ये 2k पाई है वही चीज है 2n पाई वाला कॉन्सेप्ट। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका आर्ग्यूमेंट वुड बी आर्ग्यूमेंट z1 प्लस आर्ग्यूमेंट z2। एम आई करेक्ट? डिवाइड हो रहे होंगे तो आर्ग्यूमेंट z1 माइनस आर्ग्यूमेंट z2, z की पावर n हो रहा होगा तो n टाइम्स आर्ग्यूमेंट z प्लस 2k पाई। k is any real number, k is any real number। ठीक है एवरीवन, यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई सबको? तो अभी इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी विल एंड टुडेस क्लास आफ्टर डूइंग 2-3 क्वेश्चंस। और इसका मैं होमवर्क कल परसों तक आप लोगों को दे दूंगा ओवरऑल। एंड फिर नेक्स्ट क्लास में हम रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से शुरू करेंगे, विच इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। वो नेक्स्ट वीक होगी, तब तक होमवर्क आप लोग कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट वीक मैं यहाँ पे मुंबई में हूं नहीं, तो जिस भी दिन आऊंगा उसके अगले दिन मैं अपनी क्लास रखूंगा। ठीक है, तो रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके बाद आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड nth रूट ऑफ यूनिटी, यही 3 चीजें बचेंगी आपकी, रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड nth रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा अगर शायद नाम सुना होगा। ठीक है, एंड nth रूट ऑफ यूनिटी मतलब आगे देखेंगे। ठीक है, 2k पाई क्यों किया गया है? ऑब्वियसली मैं किसी भी आर्ग्यूमेंट में
कुछ भी ऐड कर सकता हूं, क्या ऐड कर सकता हूं, 360 का कोई भी मल्टीपल। एम आई करेक्ट? ठंडा लग रहा है? ठीक है, यस, गॉट इट। अच्छा, तो मुझको ये बताओ, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए, सपोज करो, सबसे पहले एक्सप्रेस, मेरा क्वेश्चन है एक्सप्रेस वन प्लस आई इन पोलर फॉर्म। एवरीवन एक्सप्रेस 1 प्लस आई रूट 3 इन पोलर फॉर्म। इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, ठीक है। पिछले उसकी लास्ट प्रॉपर्टी थी आर्ग्यूमेंट z की पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स आर्ग्यूमेंट z। वही जो अपनी इससे पहले बोला था ना, सिस थीटा की होल पावर n बिकम्स सिस n थीटा, वही प्रॉपर्टी का ही है। अच्छा, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मुझे दो चीजों की जरूरत है। कौन सी दो चीजें? r एंड थीटा। r एंड थीटा। r कैसे मिलेगा? r इज मॉडुलस z। r इज मॉडुलस z। बताओ मॉडुलस z क्या होगा? मतलब अगर ये z है तो r इज इक्वल टू मॉड z। क्या होगा मॉड z? स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर। 1 प्लस 3 gives me 2। थीटा, थीटा वुड बी फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही है। दिस इज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मुझे कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। 3 पाई बाई 3, यानी इसका फॉर्म बन गया आर सिस, आर सिस पाई बाई 3। दिस बिकम्स कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में आर सिस, मतलब 2 सिस पाई बाई 3, पोलर, पोलर कोऑर्डिनेट। जो क्वेश्चन आता फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी पावर 6। द क्वेश्चन वुड हैव बीन इसकी पावर 6 निकालो। तो अब इसकी पावर 6 निकालना होता ना, तो मैं अपना वो स्क्वायर क्यूब और वो मेथड नहीं करता, सबसे पहले इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यानी मेरा क्वेश्चन हो गया इसकी पावर 6 निकालना। इसकी पावर 6 निकालना है तो ये 6 अंदर आएगा, 2 की पावर 6 इंटू 6 के अंदर आ जाएगा 6 पाई बाई 3, विच विल बी 2 की पावर 6 6 2 पाई। 6 2 पाई मतलब cos 360 प्लस आई साइन 360। आई थिंक cos 360 1 होता है और आई साइन 360 0 होता है, यानी sis 360 is 1। sis 360 is basically sis 0, अगर मैं वैसे समझू। 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 is 64। Got it? So this way I can find out any high power of any equation, any complex number. This is the way to find the high power of any complex number. Got it? कितना भी बड़ा कॉम्प्लेक्स, कितनी भी बड़ी पावर हो, through this method we can find out। ठीक है, okay, so we will do one more question and then we will end today's class। ठीक है, और इसके ऊपर मैं फिर आप लोगों को क्वेश्चन दे दूंगा एज अ होमवर्क। ठीक है, चलेगा? इवन मॉड्यूल से भी दे दूंगा एंड जो मैंने शीट शेयर की है उससे भी। अगर किसी के पास शीट शेयर नहीं हुई है तो आस्क योर रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर्स। मैंने लास्ट वीक ही शीट शेयर की थी। गॉट इट? चले आगे? यस, कूल। ठीक है, सो कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर उठाते हैं। 1 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2 आई की पावर 7। 1 बाई रूट 2 माइनस
1/√2 i की पावर 7 करो। Higher power, the first thing you will do, convert it into a polar form. कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस हम कॉम्प्लेक्स नंबर से भी करते हैं एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द थ्योरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो देखने में तो ट्रिग्नोमेट्री के लगेंगे, बट वी हैव टू डू इट यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड। ओके, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर, होपफुली नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में। गॉट इट? सबसे पहला काम, mod z स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 प्लस 1/2, आई थिंक 1 ही बनेगा, तो कोई इश्यू नहीं है। थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट यानी tan इनवर्स, मैं माइनस tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाऊंगा अगर मॉडुलस लगा दे रहे हैं, 1/√2 अपॉन 1/√2, आई थिंक -π/4, एम आई करेक्ट? यानी मेरा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज सिस ऑफ -π/4 की पावर 7, ठीक है। सीधे सीधे क्या कर सकते हो, ये 7 को कहां ले जा सकते हो, सिस ऑफ -7π/4, ठीक है, इतना हुआ। अब इसमें 2π ऐड कर दो, क्यों? जिसमें वो अभी ये -7π/4 मुझे थोड़ा सा काफी बड़ा नंबर लग रहा है, ठीक है। मान लो ये 17 होता तो भी यहाँ पे -17π/4 हो रहा था, तो ये अप्रॉक्स देखो कितना है, ये -2π के आसपास है ना, तो मैं इसमें +2π कर दूंगा, -7π/4 +2π, क्या बनेगा ये? सिस π/4। अच्छा, सिस π/4 क्या बनेगा, इधर लिख लेता हूं, cos π/4 प्लस I sin π/4 which is 1/√2 प्लस I sin, सॉरी साइन नहीं रहेगा, I/√2। देखो जो इतना बड़ा 7 वाला था वो इतना छोटा सा हो गया। ऐड क्यों किया, क्या? अच्छा, ये 2π ऐड क्यों किया? क्यों? क्योंकि -7π/4 मेरे वो ब्रैकेट होता है ना 0 से 360 डिग्री वाला या -π से π वाला, उसमें नहीं आ रहा है। मतलब वही है 1200 डिग्री, साइन 1200 डिग्री को सबसे पहले क्या करते हो, साइन 1200 डिग्री को सबसे पहले 0 से 360 में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो वही चीज है, जितना भी अब यहाँ पे मान लो 17 हो रहा होता तो ये होता -17π/4, तो -17π वुड बी समवेयर अराउंड 4π, 17/4 4π, तो मैं क्या ऐड कर रहा होता, +4π, जिसमें वो उस ब्रैकेट में आ जाए, ठीक है। तो वो ऐड करने वाली चीज हिट एंड ट्रायल से भी हो जाएगी, हमेशा सॉल्व करोगे, कुछ लोग उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करके देख लेते हैं, तो दैट वोंट बी एनी प्रॉब्लम। गॉट इट? सबको समझ में आया? ग्रेट, ठीक है। सो हमने आर्ग्यूमेंट देख लिया, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी देख ली एंड यूलर्स फॉर्म भी देख लिया, ठीक है। हमने ये देख लिया कि अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने से आर्गुमेंट ऐड हो जाता है, ठीक है। डिवाइड करते हैं तो आर्गुमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाता है, पावर n करते हैं तो उतने टाइम्स आर्गुमेंट बढ़ जाता है, ठीक है। एवरीवन, एक
मैंने शायद होमवर्क क्वेश्चन दिया था एडवांस वाला, ठीक है। तो अगर आई एम डन फॉर द डे, बट उसका मैं सॉल्यूशन अभी बताऊंगा, तो जिनको जिनको वो देखना है तो दे कैन स्टे, ठीक है। मेरा जो क्वेश्चन था वो शायद ये था, लॉग ऑफ, मैं क्वेश्चन याद लेता हूं, लॉग ऑफ 1/3 प्लस 2 अपॉन 11 mod of z minus 3 minus 2 ग्रेटर देन 1, ठीक है। अच्छा, इसमें दो तीन चीज आ गई। मुझे mod of z minus 3 दिख रहा है। mod of z minus 3 को सबसे पहले मैं थोड़ा सा इजी करने के लिए कुछ y ले लेता हूं, देखने में इजी लगेगा ना, तो वो सिर्फ देखने में इजी करने के लिए मैंने y ले लिया। तो दिस बिकम्स log 1/3 y स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 11y माइनस 2। क्वेश्चन कितना इजी हो गया अभी देखने में, ये 2 था नहीं, ठीक है, क्वेश्चन इजी हो गया। अब लॉग हटाएंगे, बेस 1/3 है, तो जब लॉग हटता है और बेस 1 से कम होता है तो इनइक्वालिटी रिवर्सेस, y स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 11y माइनस 2 लेस देन, अच्छा बेस 1/3 है, 1 को क्या लिख सकते हैं, इस 1 को log 1/3 बेस 1/3, वही चीज होता है ना, तो दिस बिकम्स लेस देन 1/3। 1/3 को इस साइड लाएंगे और रीअरेंज करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वी कैन नेवर मल्टीप्लाई इन एन इनइक्वालिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। यू टेक 1/3 दिस साइड, टेक एलसीएम, सब कुछ करने के बाद एक जो फॉर्म बनता है वो मैं बता दे रहा हूं, 3y माइनस 8 y माइनस 1 अपॉन 3 टाइम्स 11y minus 2 less than 0. This is a wavy curve inequality. This is a wavy curve inequality. इस वेवी कर्व इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या होगा वेवी कर्व निकालने से, y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2/11 यूनियन 1 से 8/3, ठीक है। अच्छा, मॉड ऑफ z माइनस 3 है क्या, मॉड ऑफ z माइनस 3 है क्या, मॉड ऑफ z माइनस 3 इज अ लोकस, z की डिस्टेंस 3,0 से, तो अगर मैं एक पॉइंट 3,0 सोचता हूं, उसकी डिस्टेंस पॉइंट की माइनस इंफिनिटी से 2/11 है, तो अगर मैं इसको सही से प्रॉपरली लिखूंगा डिस्टेंस के फॉर्म में, तो y बिलोंग्स टू 0 से 2/3 होगा ना, क्यों, डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव, डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव। सो मेरा मॉड ऑफ z माइनस 3 जो लाई कर रहा है वो 0 से 2/3 कर रहा है, सॉरी 2/11, नॉट 2/3, 2/11 एंड 1 से 8/3। तो तुमको समझ में आता है, 0 से 2/11 वुड बी अ सर्कल लाइक दिस, 3/4 से अगर डिस्टेंस 0 से 2/11 है तो इट वुड बी अ सर्कल, हमने पिछली क्लास में देखा था। फिर 1 से 8/3 वुड बी अगेन अ सर्कल, ये डिस्टेंस है 2/11, ये डिस्टेंस है 1, और एक थोड़ी सी और बड़ी डिस्टेंस होगी 8/3। सो जो मेरा शेडेड पोर्शन है, शेडेड मतलब मैं इसको हाइलाइटर से कर देता हूं, दिस वुड बी माय पोर्शन एंड दिस वुड बी माय पोर्शन। गॉट इट एवरीवन? तो ये एक सॉलिड सर्कल होगा जिसकी रेडियस 2/11 है, उसका एरिया निकालोगे, और एक आउटर सर्कल जिसकी रेडियस 8/3 है माइनस इनर सर्कल जिसकी रेडियस 1 है,
तो मेरा आंसर होगा, अगर मैं सीधे सीधे आंसर लिखूं, पाई 8/3 का होल स्क्वायर -1 स्क्वायर प्लस पाई 2/11 का होल स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला। गॉट इट? ठीक है, सबको समझ में आ गया? सो दिस वे, तो 2-3 चीजें आ गई इस क्वेश्चन में, इस वजह से थोड़ा सा बोलते हैं लॉग भी आ गया, मॉड्यूलस लॉग भी आ गया, लॉग की इनइक्वालिटी भी आ गई, थोड़ा सा वेवी कर्व आ गया, बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया कि मॉड्यूलस है तो निगेटिव नहीं हो सकता। और फिर सी, तो नॉट अ टफ क्वेश्चन, इट जस्ट दैट आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए थे, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यस। 0 से 2/11 वाला जो पोर्शन है वो ये वाला पोर्शन है, मॉड ऑफ z-3। ठीक है, 0 से 2/11। तो 2 से 0 से 2/11 मॉड ऑफ z-3 की वैल्यू है, मॉड ऑफ z की वैल्यू नहीं है, मॉड ऑफ z-3, एंड मॉड ऑफ z-3 इज द सर्कल हैविंग सेंटर 3,0। गॉट इट? चलो गाइस, आई एम डन फॉर द डे। ओके प्रख्यात, ठीक है, चलो गाइस, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट। नेक्स्ट वीक मिलते हैं, मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू लखनऊ, सो होपफुली नेक्स्ट वीक तक आ जाऊंगा। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट, बाय, थैंक्स एवरीवन, बाय।